हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम द बेस्ट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें हमारा पहला अध्याय होगा भौगोलिक खोजें। जी हाँ, भौगोलिक खोजें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि भौगोलिक खोज क्या है एवं भौगोलिक खोज क्यों हुआ और भौगोलिक खोज होने का क्या परिणाम हुआ हमारे देश में अथवा दुनिया में। इस भौगोलिक खोज से क्या लाभ अथवा क्या हानि हुआ। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। चलिए देखते हैं क्या है भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक का मतलब होता है भूभाग। भौगोलिक का मतलब क्या होता है? भूभाग, यानी कि भूमि का हिस्सा, ठीक है। और खोज का मतलब होता है पता लगाना, यानी कि किसी भूभाग का पता लगाना। तो देखेंगे कि कौन सा भूभाग का इसमें जो है पता लगाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी कि विश्व के इतिहास में युगांतकारी घटना, यानी कि एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत करने में भौगोलिक खोज और समुद्री यात्राओं का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि आधुनिक युग, है ना, आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें यह खोजें भी शामिल हैं। यानी कि आधुनिक युग के आरंभ होने में बहुत सारे घटनाओं का योगदान रहा है, लेकिन उनमें से कुछ योगदान यानी कि महत्वपूर्ण योगदान जो है किनका रहा है? महत्वपूर्ण योगदान भौगोलिक खोजों का भी रहा है। यानी कि कुछ भूमि के बारे में पता लगाया जाता है, उससे भी बहुत निर्णायक योगदान रहा है। आगे कहता है कि इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इनकी पृष्ठभूमि यानी कि भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, यानी कि भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि जो है वो वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई। यानी कि भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि जो हुआ वो वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास के कारण हुआ, ठीक है। क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति होने से क्या हुआ? समुद्री यात्रा के लिए नाव का आविष्कार हुआ एवं आर्थिक विकास हुआ, उससे जो है नाव बने एवं क्या हुआ कि भौगोलिक खोज का मार्ग जो है तैयार हुआ, जो कि मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गया था। कब से आरंभ हो गया था? मध्य युग के अंतिम चरण से ही वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास होने लगा था, जिससे कि भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। यहाँ पे कहता है कि इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यानी कि इस कार्य में, किस कार्य में? भौगोलिक खोज करने में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। यानी कि इन लोगों ने ही आगे क्या करना शुरू किया? भौगोलिक खोज करना शुरू किया। और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व जो है समस्त विश्व में स्थापित हो गया था, ठीक। अब कहता है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश, भौगोलिक खोज का प्रारंभ कौन से देश किए थे? तो पुर्तगाल और स्पेन। कौन? पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन जो कि भौगोलिक खोज का प्रारंभ किए थे, ये जो है इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देश जैसे कि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस एवं उसके बाद जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। यानी कि भौगोलिक खोज का शुरू किन देशों ने किया था? स्पेन एवं पुर्तगाल ने। लेकिन बाद में जो है स्पेन एवं पुर्तगाल पिछड़ते चले गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस इन सब को आगे अधिक सफलता मिली, ठीक।
जिससे कि ये लोग अपना उपनिवेश बना पाए और इससे अधिक लाभ कमा पाए। ठीक है, देखिए आपको हम मोटे तौर पर ये भौगोलिक खोज के बारे में एक समझ बता देते हैं। जैसे कि भौगोलिक खोज क्या है, तो भौगोलिक खोज का मतलब एक ऐसे भूभाग का खोज करना है ना, जिस पर जनजीवन तो विद्यमान होता है लेकिन बाकी दुनिया को उसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक, लगभग 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो है लोगों को समुद्री यात्रा का ज्ञान नहीं था, इसलिए मुख्य रूप से वह व्यापार वाणिज्य के लिए जो है स्थलीय मार्ग का प्रयोग करता था। और चूंकि यूरोप और एशिया आपको हम नक्शे में दिखाते हैं। देखिए ये है आपका दुनिया का मैप, इसमें आप देख सकते हैं चूँकि 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लोगों को समुद्री यात्रा का यानी कि समुद्री जहाज का विकास नहीं हुआ था, इस प्रकार समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो मुख्य रूप से जो है व्यापार यूरोप ये है और यहाँ पर एशिया, यूरोप से एशिया का व्यापार जो है इस मार्ग से करते थे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यूरोप और एशिया का स्थलीय भाग जो है सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर जो है आपका अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सब क्षेत्र जो है यूरोप से स्थलीय मार्ग से सटा हुआ नहीं है, इसलिए इन सब में जाने के लिए समुद्री मार्ग की आवश्यकता थी और समुद्री मार्ग का विकास उस समय नहीं हो चुका था। इसीलिए इन सब में जो है व्यापार नहीं हो सकता था, और चूंकि व्यापार नहीं हो सकता था यानी कि इन लोगों का संबंध जो है इन देशों से नहीं था, यानी कि पता ही नहीं था कि बाकी भी कुछ ऐसा भूभाग है दुनिया में। इन लोगों को सिर्फ यूरोप और एशिया के बारे में पता था, क्योंकि यूरोप और एशिया का स्थलीय मार्ग एक दूसरे से सटा हुआ था, यानी कि दोनों का जो है स्थल एक दूसरे से सटा हुआ था। इसलिए यूरोप से इस तरह से इस मार्ग के द्वारा भारत और एशिया से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, व्यापार जो है इस रास्ते से यूरोप और एशिया के बीच होता था, लेकिन बात 1453 की है। बात कब की है? 1453 की। कुस्तुनतुनिया एक मार्ग था, यहाँ पर कुस्तुनतुनिया एक जगह पड़ता था जिससे यह व्यापारिक मार्ग पर पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कहा जाता है कि तुर्की का आधिपत्य हो गया था और तुर्क लोग जो है ये यूरोप वाले से इतना मात्रा में जो है व्यापार के बदले कर वसूलने लगे, जिससे इनका जो सामान ले जाते थे कर देने में ही इनको बहुत पैसा खर्च हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार इन यूरोपियों को जो है व्यापार में लाभ कम मिलता था, तो इसलिए इस मार्ग से वो व्यापार करना नहीं चाहते थे। ठीक, और ऐसे भी ये लोग जाने नहीं देना चाहते थे, तो ये लोग जो है इसका वैकल्पिक उपाय ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब वैकल्पिक उपाय ढूंढना शुरू कर देते हैं तो समुद्री मार्ग से जो है, और इसी समय जो है बहुत सारे दिशा सूचक यंत्र अथवा क्या कहते हैं जहाज अथवा नाव का विकास होता है, और इसकी सहायता से साहसिक व्यापारी जो है समुद्री मार्ग द्वारा भारत में आना चाहते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले बार्थोलोमेव डियाज 1488 ईस्वी में जो है अफ्रीका के दक्षिणी तट उत्मासा अंतरीप पर पहुंचते हैं, और उसके बाद कोलंबस जो है भारत की खोज करने के लिए निकलते हैं, तो भारत नहीं आकर वो अमेरिका चले जाते हैं, और इस प्रकार से जो है उन्हें अमेरिका ही उनको लगता है ये भारत है। ठीक है, और कोलंबस के बाद जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं भारत। और जब भारत वास्को डी गामा पहुँचते हैं तब कहा जाता है कि यहाँ पे केरल के राजा जो थे वो
थे जमोरिन, इनका बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं और यहाँ से जो है मसाला खरीद कर वास्को डी गामा यूरोप ले जाते हैं और इनको मसाला जो ले गए थे भाड़ा वगैरह बाद करके जो है इनको 62 गुना लाभ हुआ था। इस प्रकार बहुत सारे एक से एक यूरोपवासी इस रास्ते से भारत आते गए और होड़ सी लग गई और इसी क्रम में इंग्लैंड आते हैं और धीरे धीरे भारत को अपना उपनिवेश बना लेते हैं। और न केवल इंग्लैंड भारत को उपनिवेश बना लेते हैं बल्कि यूरोपीय बहुत सारे देश जो है विभिन्न देशों में अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं और वहाँ से अपना कच्चा माल खरीद कर ले जाते हैं एवं यूरोप से तैयार माल जो है विभिन्न बाज़ारों में बेचकर बहुत सारा लाभ कमाते हैं। ये यूरोपवासी जो है विभिन्न उपनिवेशों को बहुत शोषण करते हैं और इनसे तंग आकर जो है उपनिवेश लोग जो है संघर्ष करते हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन करते हैं और फलस्वरूप एक ऐसा परिस्थिति बन जाता है कि इन सबको इन्हें स्वतंत्र करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने एक मोटा समझ बनाया, मैंने आपको एक मोटा समझ स्थापित करने की कोशिश की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अब हम बारी बारी से फिर इसका अध्ययन करते। देखिए इसमें कहता है कि हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशिया और यूरोप के बीच जो है समुद्री मार्ग का रास्ता के अलावे स्थलीय मार्ग भी है जिससे यहाँ पर आया अथवा जाया जा सकता है। तो इस प्रकार जब समुद्री मार्ग का ज्ञान नहीं था लोगों को तो सिर्फ एशिया और यूरोप के साथ व्यापार प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही था, जो कि व्यापार प्रारंभिक सभ्यता के काल से लेकर प्राचीन काल एवं मध्यकाल तक यूरोप एवं एशिया के मध्य चलता रहा। लेकिन बाकी देश जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के साथ संपर्क नहीं था, क्योंकि इन देशों में जाने के लिए समुद्री मार्ग से जाना पड़ता और समुद्री मार्ग का खोज भी नहीं हुआ था और समुद्री जहाज का भी आविष्कार नहीं हुआ था जिससे कि समुद्र पार करके इन देशों में जाया जा सके। देखिए मध्यकाल में जो है बहुत सारे भ्रांतियाँ थी, जैसे कि पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों में विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। बहुत सारे अंधविश्वासों की वजह से अथवा कह लीजिए कि जानकारी के अभाव में ये लोग समुद्र में यात्रा करने से डरते थे, ठीक, एवं जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर थी, ठीक, यानी कि जहाज जो थे वो हवा पर ही निर्भर करते थे चलने के लिए अथवा सुरक्षा के लिए। अगर तेज हवा की झोंका आए तो जहाज को डूबने का भी डर बना रहता था। इस प्रकार से जो है न तो जहाज का निर्माण हुआ था और न ही उन्हें किसी प्रकार का दिशा सूचक यंत्र वगैरह का ज्ञान था। इस प्रकार बहुत सारे ऐसी भ्रांतियाँ थी जिससे लोग समुद्र में यात्रा करने के लिए डरते थे, ठीक है। और समुद्र जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र का औसतन गहराई जो है 4 किलोमीटर है। औसतन गहराई कितना है? 4 किलोमीटर है। आज एक नदी में तैरने में हम डरते हैं जिसका जो है गहराई हमें बहुत ही समुद्र की तुलना में बहुत कम है। नदी क्या नहर हमारे घर के पास है, उसमें हम तैरने से डरते हैं। और आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व
अथवा 800 वर्ष पूर्व उस समुद्र में यात्रा करना बहुत कठिन था, जिस समय न तो आज की तरह हाई टेक्नोलॉजी से उन्नत जहाज थी और न ही किसी प्रकार का दिशा सूचक यंत्र वगैरह थे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। कहता है कि इसी बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। जैसे कि 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जो कि आधुनिक इजराइल में अवस्थित है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। यानी कि 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम के मुद्दे को लेकर युद्ध, एक धर्म युद्ध हुआ, जिसमें यूरोप के सामंत मध्य एशिया के नवीन शक्ति यानी अरब से पराजित हो गए। ऐसा शायद माना जाता रहा होगा कि यूरोप का सामंत जो है वो क्या है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसे हराया नहीं जा सकता है, ऐसा रहा होगा कुछ। ठीक ना। तो जब यह यूरोप का जो सामंत है वो मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरब से पराजित हो जाते हैं, तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान यानी कि झूठा अभिमान जो था वो क्या हुआ, ग्रसित, झूठा अभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। यानी कि यूरोप में जो एक विचारधारा बनी हुई थी कि यूरोपीय सामंत को हराया नहीं जा सकता है, जब ये मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरब से पराजित हुए तब यह दंभ जो है टूटने लगा, यानी कि यह विचारधारा टूटने लगा। और धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, यानी कि अंधविश्वास को छोड़कर जो है वास्तविकता को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जब ये युद्ध में हार गए इनका सामंत, तब यूरोपवासी सोचे कि इन अंधविश्वास मतलब जो कहा जा रहा है उनको छोड़कर वास्तविकता क्या है इसे जानते हैं। इसी को कहते हैं पुनर्जागरण, यानी कि फिर से वास्तविक को जानने का प्रयास करना। कहता है कि मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। यानी कि मध्य युग में पहले अरब और उसके बाद तुर्क ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य, यानी कि देश से लेकर विदेश तक के साम्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि विदेशों में भी अपना साम्राज्य क्या किया, स्थापित किया। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। यानी कि कहता है कि 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यानी कि 1450 तक यूरोप और एशिया के बीच व्यापार जो होता था वो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। ठीक है, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारी के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक। देखिए, ये है तुर्की, और तुर्की में ही ये है आपका तुर्की, और तुर्की में ही एक जगह है कुस्तुनतुनिया। क्या है, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर 1453 से पहले जो है यूरोपवासी का अधिकार था, यानी कि यूरोप रोम का एक राजा था जो कि रोमन साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, तो ये यूरोपवासी का अधिकार था किस पर, तुर्की पर। ऐसे करके जो है रोमन साम्राज्य था, लेकिन 1453 में इस रोम पर जो है तुर्की का रोम पर नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया पर जो है तुर्क के एक राजा जो है वो क्या कर लेता है, आधिपत्य कर लेता है। इस साम्राज्य के जगह पर, रोम साम्राज्य के जगह पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो जाता है। यानी कि कुस्तुनतुनिया जो पहले यूरोपवासी के द्वारा इस पर शासन किया जाता था, अब जो है यहाँ पर तुर्की के द्वारा इस पर शासन किया जाने लगा। यानी कि जो पहले यूरोपवासी इस रास्ते से व्यापार करते थे, अब जो है ये तुर्क का आधिपत्य हो जाने से, इस मार्ग पर तुर्क का आधिपत्य हो जाने से इस व्यापार को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। यानी कि इसका जो है यूरोपवासी का रास्ता बंद हो गया। तो यही यूरोपवासी जो है अपना दूसरा रास्ता खोजने के लिए जो है क्या होते हैं, जागरूक होते हैं और दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। इसी समय जो है यूरोप में
कई सारे नए नए आविष्कार हुए, जैसे कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीख लिया था, ठीक है। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। ये सब जो है ये सब सामुद्रिक अभियान में काफी सहायक था, ठीक है। इसी समय एस्ट्रोलोब का भी आविष्कार हो चुका था, जो कि अक्षांश जानने का उपकरण है। क्या है? अक्षांश जानने का उपकरण है। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। पुर्तगालियों ने क्या किए, इसी समय जो है एक हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज बना लिए, ठीक है। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। कहाँ उतारे? अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपना जहाज उतारे। और इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यो डियाज, कौन? बार्थोलोम्यो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरीप पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए? उत्मासा अंतरीप पहुंच गए। जब विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं नाव का निर्माण हो जाता है, तब यूरोपीय व्यापारी इन्हीं के बल पर अपना जहाज जो है अटलांटिक महासागर, कहाँ? अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर में उतारते हैं। और इसी की मदद से 1488 ईस्वी में जो है पुर्तगाल के व्यापारी कौन है? बार्थोलोम्यो डियाज, जो कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप पर जो है पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार इनका यात्रा सफल होता है और ये अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु की खोज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्पेन के जो है एक व्यापारी आते हैं और चले जाते हैं भारत की खोज करने, लेकिन ये बेचारे दिशा भटक जाने के कारण कहाँ पहुँच जाते हैं? तो अमेरिका पहुँच जाते हैं, उत्तरी अमेरिका पहुँच जाते हैं। और उसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक जो है ये इस दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु होते हुए भारत पहुँचते हैं और ये भारत का खोज कर देते हैं। देखिए 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्मासा अंतरीप होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट तक पहुंच गया। मालाबार तट भारत का जो पश्चिमी तट है उसे मालाबार तट कहते हैं और जो पूर्वी तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक। जब वास्को डी गामा केरल के कालीकट पहुंचते हैं तो वहाँ का स्थानीय शासक जमोरीन जो है, कौन है? जमोरीन उनका स्वागत करता है। जमोरीन जब स्वागत करता है तो इस प्रकार से जमोरीन उनका स्वागत करते हैं। और वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। वास्को डी गामा जब सफल हुए तो कारण भी था, क्योंकि बहुत सारे संसाधन का इस्तेमाल किया था इन्होंने, है ना। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो इनका जो भेंट एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद नामक व्यापारी से हुआ, जो कि इनको जो है भारत के बारे में कुछ आइडिया दिया, जिससे कि ये भारत का यात्रा कर सके। यही है वास्को डी गामा। इन्हें आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिन्होंने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया। जब वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है? यूरोपियनों के साहस में वृद्धि होती है। क्या होती है? यूरोपियनों के साहस में वृद्धि होती है। और कहा जाता है कि वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे, हालांकि ये 26 नहीं है, ये गलत लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है 62 गुना लाभ हुआ था। कितना हुआ था? 62, यानी कि 62 गुना लाभ जो है हुआ था इनको वास्को डी गामा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया। भारत
की खोज वास्को डी गामा कहा जाता है कि किया, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया था। इससे पहले भी यूरोप वासी को भारत के बारे में जानकारी थी, लेकिन कोलंबस ने जो अमेरिका का खोज किया, हालांकि वो भारत का खोज करने के लिए ही निकले थे, लेकिन कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया 1492 ईस्वी में। तो ये यूरोपियनों के लिए क्या थी? ये नई उपलब्धि थी, यूरोपियनों के लिए नई उपलब्धि थी, क्योंकि अमेरिका के बारे में अब तक के बाकी दुनिया को पता नहीं था कि अमेरिका नाम का भी कोई जगह है और वहाँ पर जनजीवन निवास करता है। हालांकि वहाँ पर जनजीवन निवास पहले से ही करता था। तो यह यूरोपियनों के लिए क्या थी? नई उपलब्धि थी। देखिए, कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। कोलंबस को पता नहीं था कि अमेरिका हम अलग आ गए हैं, उनको पता था कि ये भारत ही आए हैं और ये भारत का दूसरा भाग है। और इसमें जो है, हालांकि भारत का लोग तो लाल लाल नहीं है, यहाँ के लोग तो मीडियम में अच्छा है, ठीक ना, यानी कि न गोरे हैं ना काले हैं, ठीक है। और अमेरिका के लोग तो अधिक गोरे और लाल लाल दिखते थे। तो ये कोलंबस को लगा कि ये क्या है, ये भारत का ही हिस्सा है, तो इसको इन्होंने क्या कहा? रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। जब अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया नहीं कि अमेरिका को विस्तार से ढूंढा और इसे क्या किया, जब विस्तार से ढूंढने के बाद उन्होंने इसे क्या बताया? उन्होंने इसे एक अलग महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर, किनके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। मैगलन नाम का एक व्यक्ति है जो 1519 ईस्वी में क्या किया? पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने समुद्र से समुद्र ही क्या किया? पूरे चक्कर लगाया और सभी द्वीपों का पता लगाया। तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि पूरी समुद्र क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए। आगे जो है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। कैप्टन कुक ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया, तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया और साथ ही न्यूजीलैंड की द्वीपों का पता लगाया। किसका? न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता किसने लगाया? कैप्टन कुक ने। आगे कहता है कि सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया? सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया। देखिए, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया। किसका? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? कैप्टन कुक ने। किसने? कैप्टन कुक ने। उसके बाद है आपका सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने। किसने? सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया। किसका पता लगा? न्यू फाउंडलैंड द्वीप, जो कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश है, उसके बगल में ही क्या है? न्यू फाउंडलैंड, यानी कि उसके अंतर्गत ही आता है, ठीक। देखिए, कहा जाता है कि भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, चूंकि भौगोलिक खोज यानी कि इन यात्राओं में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, तो इसमें जो है यूरोप के विभिन्न देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे? हेनरी द नेविगेटर। और स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख है। इन सब ने आर्थिक रूप से इन खोजों में जो है बहुत मदद की है, ठीक है। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी कि 1550 तक जो है लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। यूरोप वालों ने ही इन सब का पता लगाया था। तो लगभग सारी दुनिया का पता 1550 तक यूरोपवासी को हो चुकी थी। देखिए, भौगोलिक खोज तो आपने जान लिया, लेकिन अब देखिए भौगोलिक खोज जब हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ। कोई भी काम जब होता है तो उसका कुछ न कुछ परिणाम भी होता है।
तो इस प्रकार से जब भौगोलिक खोज हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ? कहता है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहत भूखंड से परिचित कराया। यानी कि लोगों को जो यूरोप और एशिया का ही जानकारी था, अब पूरे दुनिया का जानकारी हो गया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। जो पहले एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, अब सब एक दूसरे के संपर्क में आ गए। ठीक, आगे कहता है कि एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क में स्थापित हुआ। एक दूसरे देश की सभ्यता क्या हुआ, एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में सामने आया। देखिए, भौगोलिक खोज से जो एक दूसरे से अलग थी, वो देश जो है, विभिन्न देश जो है आपस में क्या करने लगे, आपस में व्यापार वाणिज्य करने लगे एवं अपने धर्म की प्रचार करने लगे। ठीक है, एवं अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए, जैसे कि यूरोपीय देशों ने विभिन्न देशों को अपना उपनिवेश बनाया और उसे जो है बहुत आर्थिक रूप से शोषण किया और उसे जो है शोषण करके उसे क्या कर दिया, उसे दरिद्र बना दिया। इस प्रकार से मानव का जो है क्या कहा जाता है कि मौलिक अधिकार का हनन किया गया। यानी कि मानव होने के नाते उन्हें जो अधिकार मिलना चाहिए उससे उन्हें वंचित किया गया। इस प्रकार भौगोलिक खोज के कुछ अच्छे परिणाम भी हुए और कुछ बुरे परिणाम भी हुए। तो इन्हीं सब के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं भौगोलिक खोजों के परिणाम। पहला क्या है, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव हुआ। दूसरा है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। तीसरा है वाणिज्यवाद का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद चौथा है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। उसके बाद दास व्यापार का विकास हुआ। उसके भ्रांतियों का अंत हुआ। देखिए, परिणाम में पहला परिणाम है कि व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इन उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। यानी कि ये क्या किए, जब ये न केवल व्यापार करने लगे बल्कि देशों को क्या करने लगे, उपनिवेश भी बनाने लगे और उनका आर्थिक रूप से शोषण करके खुद समृद्ध होते चले गए। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, जो कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु से वस्तु का अदल बदल किया जाता था। इसके बाद जो है यानी कि भौगोलिक खोज के बाद क्या हुआ, मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। जैसे हुंडी, ऋण पत्र, ये मुद्रा का प्रकार है। ठीक है, आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक स्वरूप लेने। जो व्यापार स्थानीय यानी कि अगल बगल में ही हुआ करता था, वो एक देश से दूसरे देश यानी कि वैश्विक रूप ले। देखिए, नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया। जैसे कि पहले जो व्यापार होता था वो अगल बगल में ही होता, जैसे कि भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर के अगल बगल वाले क्षेत्र में ही होता था। लेकिन अब भौगोलिक खोज हो जाने से इसका व्यापार जो है समुद्री मार्ग के द्वारा हिंद महासागर पार करके अथवा प्रशांत महासागर अथवा अटलांटिक महासागर पार करके जो है विभिन्न देशों में होने लगा। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, है ना, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। ये सब शहर क्या हो गए, व्यापार से काफ़ी जो है उन्नत हो गए और ये व्यापार के प्रमुख केंद्र बन। और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। पहले जो यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार था, यानी कि इटली इससे अधिक लाभ प्राप्त करता था। लेकिन भौगोलिक खोज हो जाने के बाद पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, है ना, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और ये क्या हुआ, इटली का जो है एकाधिकार धीरे धीरे समाप्त होते चला गया। इसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ता गया। जो केवल इटली का प्रभाव पहले था, वो भौगोलिक खोज हो जाने से स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड इत्यादि देशों का प्रभाव भी क्या हो गया,
बढ़ता गया, यानी कि ये लोग भी जो है व्यापार वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध होते गए। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना ही साम्राज्य खो दिया। देखिए, कालांतर में जो है अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हुए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यानी कि स्पेन और पुर्तगाल जो है ये क्या किया, व्यापार पर अधिक ध्यान दिया और एक दूसरे देश को उपनिवेश बनाने पर ध्यान दिया, जिससे कि अपना साम्राज्य पर इन्होंने ध्यान कम दिया और इनका क्या हुआ, अपना साम्राज्य ही बिखर गया। आगे कहता है कि यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी कि यूरोप जो अमेरिका का पता लगाया था, इससे व्यापार शुरू किया, और जब व्यापार शुरू किया तो अमेरिका से क्या किया, अपने सामान देता था अमेरिका को, ठीक है, अपने सामान बेचता था, लेकिन इसके बदले में अमेरिका से क्या लेता था, सोना तथा चांदी लेता था। और इन सोना चांदी इतना यूरोप में अधिक जमा हो गया कि 80 वर्ष तक जो है यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो है चांदी पर ही निर्भर रहा। ठीक है, किस पर निर्भर रहा, चांदी पर ही निर्भर रहा। और इससे जो है मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी कि मुद्रा अधिक हो जाने से महंगाई बढ़ गया। क्या हो गया, यूरोप में महंगाई बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ कि बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और संबंधों में परिवर्तन आने लगे। यानी कि जब व्यापार बढ़ा तो क्या हुआ, पहले जो समाज के सामंती वर्ग का प्रभाव था वो अब समाज में व्यापारी वर्ग का प्रभाव हो गया। देखिए, दूसरा प्रभाव क्या हुआ कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ। पहले तो ये लोग जो है इन देशों से क्या किए, व्यापार स्थापित किए और व्यापार में बहुत सारे लाभ कमाए। इन देशों से कम पैसों में सामान ले जाकर अपने देशों में अधिक पैसों में बेचा, अथवा इन्होंने जो है क्या किया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और धीरे धीरे इन देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। क्या कर लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। प्रारंभ में जो है पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, लेकिन शुरू में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश बनाए, लेकिन 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में, 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी क्या हो गया, उपनिवेश बनाने में शामिल हो गया। देखिए, अगला प्रभाव क्या हुआ कि वाणिज्यवाद का विकास हुआ। यानी कि नए देश की खोज से व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इसमें जो है लोग जो है एक दूसरे से अधिक कमाने की होड़ सी लग गई थी। ठीक है, इसमें अधिक से अधिक सोना इकट्ठे करने लगे। सब क्या करने लगे, अधिक से अधिक सोना इकट्ठे करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई, साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी रहे। यानी कि सबसे ज़्यादा भंडार किसने किया, स्पेन ने किया। देखिए क्या होगा, ईसाई चौथा नंबर में कहता है कि ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, है ना। ये लोग क्या करने लगे, जहाँ जहाँ जाते थे अपना ईसाई धर्म का क्या करते थे, प्रसार करते थे। ठीक है, लेकिन इसका कुछ इन्होंने क्या किया, बुरा प्रभाव, यानी कि इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया। यानी कि किसी को लालच दिया गया, ज़बरदस्ती दबाव डालकर कहा गया कि आपको यही धर्म क्या करना है, मानना है। धीरे धीरे इसका विरोध भी हुआ। ठीक है, और चर्च की क्या हुआ, प्रभुसत्ता कम हुआ। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठे। यानी कि जब धर्म का प्रसार हुआ तो उस समय जो धर्म था उसके विषय में कई प्रश्न उठे, जिससे क्या हुआ, आगे चलकर धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
देखिए 5वां परिणाम क्या हुआ कि दास व्यापार का विकास हुआ, यानी कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। यानी कि उस समय जब व्यापार हो रहा था तो अधिक मानव श्रम की आवश्यकता थी और यूरोपीय देशों में लोगों की मानव श्रम की कमी थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे देशों से लोगों को कुछ पैसे देकर जो है अपने देशों में ले आया और इनसे जो है बहुत ज़्यादा काम लेते थे। ठीक, कहता है कि नए अन्वेषी क्षेत्र यानी कि नया खोजा गया अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाना शुरू किया। लोगों को बेचा जाने लगा, यानी कि कुछ पैसे दे देते थे और इनके बदले में उनसे बहुत सारा काम लेते थे। ठीक है, आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। देखिए शुरू में तो ये यहाँ पर देखिए आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, यानी कि शुरू में तो एकाध एकाध इक्का दुक्का कह सकते हैं। ठीक है, इक्का दुक्का जो है व्यापार क्या किया जाता था, गुलामों का व्यापार किया जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर, यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत में बृहत रूप पर क्या गुलामों का व्यापार किया जाने लगा। इन गुलामों से जंगल काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन फेंकने यानी झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण किया जाने लगा। इससे क्या परिणाम हुआ, भौगोलिक खोजों का नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि जो लोग सभ्य थे, सभ्य यानी कि जो कुछ विकसित हो चुके थे, जैसे कि यूरोपवासी कुछ विकसित हो चुके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भौगोलिक खोज किया, जिससे जो है नए क्षेत्रों के बारे में पता किया और ये क्या किए, उस समय ये सभ्य थे तो भोले भाले एवं कमज़ोर लोगों का क्या किया, शोषण किया। तो इस प्रकार से ये नकारात्मक प्रभाव के रूप में सामने आया। देखिए 6ठा परिणाम क्या हुआ कि भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुआ। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। भौगोलिक ज्ञान जो कि पहले सीमित था वो अब क्या हुआ, कुछ बढ़ गया। जो पहले कुछ कुछ कहा जाता था वो अब सच प्रतीत होने लगा, अब सच लोग जानने लगे। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। चर्च में जो कुछ कहा जाता, जैसे कि यूरोपीय सामंत कभी हराए नहीं जा सकते, अथवा बहुत सारे भ्रांतियाँ थी, जैसे कि समुद्र जो है चपटी है, लेकिन अब पता चला कि समुद्र जो है गोल है ना। समुद्र में जाने से लोग डरते थे, अब क्या हुआ, समुद्र में आसानी से जाने लगे। और कहा जाता है कि कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार का कारण बना। इन्हीं सब कारणों से बाद में जो है क्या हुआ, यूरोप में धर्म सुधार हुआ। नए गोलार्ध के आविष्कार ने यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। नए गोलार्ध यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो पता लगा, वो ऑस्ट्रेलिया क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में आज तक सारी दुनिया को पता नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, पता चल गया। इससे जो है इससे मनुष्य को नए नए आविष्कार के रास्ते जो है खुलने लगे। जैसा कि स्पेनिश के सिक्के में उस समय दिखाया गया था, यानी कि उस समय छापा गया था कि सामने और भी है, यानी कि इतना ही नहीं है, आगे और भी बहुत सारे चीज़ें अभी जानने बाकी है। इस प्रकार से जो है कुछ दिनों के बाद जो है क्या हुआ, कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं सब विद्वानों जिन्होंने क्या किया था, दिशा सूचक यंत्र, कंपास वगैरह का जो खोज किया था, इन्हीं सब ने आगे चलकर पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अन्य परिणाम क्या हुए, भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। यानी कि कुछ फसलों का आदान प्रदान हुआ एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जैसे कि यूरोप में कहवा
चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। यूरोप में पहले ये सब वस्तु नहीं हुआ करता था। क्या? चाय, कहवा, गन्ना, मक्का इत्यादि यूरोप में नहीं था, ये अलग से गए यूरोप में, ठीक है। तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। भारत में क्या हुआ? यूरोप से जो है चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का आगमन हुआ। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में गए। दूसरे क्षेत्र में आम वगैरह नहीं होते थे, भारत में ही आम होते थे। जो भारत से आम कहाँ गए और गन्ना दूसरे क्षेत्र में गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषण तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया, यानी कि दुनिया में किसका बोलबाला हो गया? यूरोप का बोलबाला हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो पहला चैप्टर था भौगोलिक खोजें वो ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना, जिससे कि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।